हरिद्वार दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 62वें अखिल भारतीय शास्त्रोत्सव समापन समारोह में की शिरकत। पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक और बाबा रामदेव भी रहे मौजूद। राज्य सचिवालय में सीएम धामी ने की बैठक। ग्रामीण निर्माण विभाग, सिंचाई और लघु सिंचाई को लेकर की चर्चा। अधिकारियों से योजनाओं को लेकर लिया फीडबैक। गोलापार की ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। मार्ग का कार्य शुरू न करने पर भूख हड़ताल पर बैठे ग्रामीण। प्रशासन पर अनदेखी का लगाया आरोप। हरिद्वार में अवैध खनन को लेकर पुलिस का एक्शन। भेल के गार्डों पर ट्रैक्टर ट्रॉली चुराने के मामले में 3 ट्रैक्टर ड्राइवरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। तीनों ट्रैक्टर ट्रॉली भी सील। नमस्कार, मैं उदय। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां उन्होंने पतंजलि योग विश्वविद्यालय पहुंचकर विश्वविद्यालय के सभागार में चल रहे 62वें अखिल भारतीय शास्त्रोत्सव के समापन पर देश और विदेश से आए संस्कृत के विद्वान और विदुषियों को सम्मानित किया। शास्त्र उत्सव केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय और पतंजलि विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया है, जिससे 1000 से अधिक विद्वान और विदेशियों ने भाग लेकर 3 से 30 शास्त्रों का स्मरण किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए पुष्कर सिंह धामी ने औरंगजेब को लेकर नागपुर में हुई हिंसक घटना पर कहा कि एक बहुत बड़ा वर्ग देश की आज़ादी के बाद से लगातार तुष्टीकरण करता रहा है, जो अब देश के सामने एक्सपोज हो गए हैं। और ऐसे महान क्रांतिकारी थे जिन्होंने समाज के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए अपना बलिदान दिया। उनको आगे लाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कालखंड में हुआ है। अवैध मदरसों पर हो रही कार्रवाई को लेकर सीएम ने कहा कि अवैध मदरसे हों या अवैध अतिक्रमण हो, यह हमने पहले ही कहा है कि देवभूमि में अवैध नाम की और अतिक्रमण नाम की कोई चीज किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यहाँ पर केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय और पतंजलि विश्वविद्यालय के द्वारा 1000 से भी ज़्यादा पूरे देश के और विदेश के भी, यानी कहूँगा कि नेपाल से भी आए हुए हमारे संस्कृत के विद्वानों का यहाँ पर बहुत शानदार शास्त्रोत्सव का एक कार्यक्रम यहाँ पर किया गया। ये निश्चित रूप से जो हमारी सनातन संस्कृति है, सनातन परंपरा है, उस परंपरा के ध्वजवाहक हैं सब आने वाले। और देवभूमि उत्तराखंड में 2 दिनों तक इन्होंने अनेक प्रकार की प्रतियोगिताओं में यहाँ पर हिस्सा लिया है। और निश्चित रूप से ये हमारी जो महान संस्कृति है, महान विरासत है, उस विरासत को ये नवोदित हमारे उदयमान हमारे छात्र छात्राएं आगे बढ़ाने का काम करेंगे और पूरे विश्व को हमारी जो परंपरा है, उस गौरवशाली परंपरा, उस परंपरा से परिचित करवाने का काम करेंगे। मैं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय को और पतंजलि विश्वविद्यालय को अपनी ओर से बधाई देता हूँ। उत्तराखंड देश की आध्यात्मिक राजधानी है और यहाँ की प्रथम राजभाषा संस्कृत है। पूरे देश का पहला प्रांत है और सांस्कृतिक विरासत को लेकर के विकास के प्रतिमान यहाँ पर नुत नए घड़ रहे हैं हमारे धामी जी। और देश के प्रधानमंत्री का भी यही सपना है कि हम संस्कृति मूलक समृद्धि और विरासत मूलक विकास को विकल्प रहित संकल्प और अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के साथ संकल्प से सिद्धि की यात्रा पूरी करें। उसके जीवंत प्रतिमान हमारे धामी जी हैं। आज सहस्राधिक जो पूरे देश के और नेपाल देश के भी संस्कृत के विद्वान विदुषी आए, उनको आपने आकर के सम्मानित किया, जिन्होंने वेद, दर्शन, उपनिषद, रामायण, महाभारत, भगवत गीता और पाणिनि अष्टाध्यायी जैसे शास्त्रों को स्मरण करके 3 से लेकर के 30 शास्त्र का स्मरण किए हैं। उन विद्वान और विदुषियों का आकर के आपने सम्मान किया, उनको गौरव प्रदान किया। ये सनातन का गौरव काल है और उस सनातन को आधुनिक ज्ञान विज्ञान अनुसंधान के साथ आगे बढ़ाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता उत्तराखंड प्रांत की है। पतंजलि विश्वविद्यालय और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम में आकर के आपने सभी विद्वानों को, संस्कृत को और संस्कृति को, सनातन को गौरव प्रदान किया है। हरिद्वार में स्थित पतंजलि विश्वविद्यालय में 62वें अखिल भारतीय शास्त्रोत्सव के समापन समारोह पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया,
जहां कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस शास्त्रोत्सव में देश के कोने कोने से पहुंचे हजारों विद्वान और श्रद्धालुओं ने सामूहिक रूप से शास्त्रों का श्रवण किया। वहीं सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित किया। साथ ही कार्यक्रम में पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद रहे। और मैं कहूं कि भविष्य के कर्णधार जिनको विभिन्न क्षेत्रों में जाकर देश के अंदर और दुनिया के अंदर भारत के इस सनातन को और यहाँ की संस्कृति को, यहाँ के संस्कार को दुनिया के अंदर ले जाने का जिनके ऊपर दायित्व है, ऐसे सभी पधारे हुए महानुभावों का, छात्र छात्राओं का मैं देवभूमि उत्तराखंड में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़े आप सभी विद्वज्जनों के बीच आकर मुझे अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है और यहाँ के वातावरण को देखकर मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि 2 दिवसीय शास्त्रोत्सव निश्चित रूप से जिन उद्देश्यों के लिए यहाँ पर इसका आयोजन किया गया, आप सबका इतना बड़ा समागम यहाँ पर किया गया, वो अवश्य सफल रहा होगा। इस प्रकार के आयोजन से एक और हमारे ऋषियों मुनियों द्वारा स्थापित ज्ञान के विभिन्न आयामों को सहेजने का कार्य करते हैं, वहीं उन्हें हमें हमारी नई पीढ़ी तक पहुंचाने का भी, और जो विरासत है भारतीय संस्कृति हमारी नई पीढ़ी को पहुंचाने में, विरासत को स्थानांतरित करने में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। और मुझे यहाँ पर बताया गया कि इस उत्सव में शलाका परीक्षा, अर्थशाखा, वाक्यार्थ स्पर्धाएं भी आयोजित हुई। ये स्पर्धाएं निश्चित रूप से हमारी प्राचीन शास्त्र परंपरा को आधुनिक युग में भी जीवंत रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास साबित होगी। जिस प्रकार आदि शंकराचार्य जी ने छोटी सी आयु में अद्वैत वेदांत का गूढ़ ज्ञान अर्जित कर संपूर्ण भारत में ज्ञान की ज्योति जागृत की थी, उसी प्रकार ये शास्त्रोत्सव स्पर्धाओं में प्रतिभाग कर। खबर देहरादून से है, जहां निकाय चुनाव में वोटर लिस्ट में हुई गड़बड़ियों को लेकर कांग्रेस मेरा वोट मेरा अधिकार अभियान शुरू कर रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने अपने तमाम जिलाध्यक्षों और महानगर अध्यक्षों के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। इसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ऑल इंडिया कांग्रेस के ट्रेनिंग हेड सचिन राव की अध्यक्षता में प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। अभी जिला अध्यक्ष अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम कांग्रेस का यहाँ शुरू हुआ है, जिसमें प्रशिक्षण हो रहा है जिलाध्यक्षों का, महानगर अध्यक्षों का, फ्रंटलों का, जिसको कंडक्ट कर रहे हैं सचिन राव साहब, जो हमारे ट्रेनिंग हेड है ऑल इंडिया कांग्रेस के। और बहुत अच्छा प्रशिक्षण है। अभी जितने हमारे जिलाध्यक्ष हैं वो अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। उसके बाद इसका जो अन्य क्रम होंगे उनको चरणबद्ध तरीके से कल शाम तक चलाया जाए। मुख्यमंत्री के जिले चंपावत के नवनियुक्त भाजपा जिलाध्यक्ष गोविंद सामंत के पहली बार लोहाघाट पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। जहां भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष गिरीश कुंवर के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सामंत का ढोल नगाड़ों फूल मालाओं से स्वागत किया और वीर कालू सिंह चौराहे से भाजपा कार्यकर्ता जुलूस निकालकर जिलाध्यक्ष को एनएक्सी भवन तक ले गए, जहां भाजपा जिला अध्यक्ष गोविंद सामंत ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि वे भाजपा के हर छोटे बड़े कार्यकर्ता को साथ लेकर भाजपा संगठन को और भी ज्यादा मजबूत बनाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि उनका लक्ष्य 2027 विधानसभा चुनाव में चंपावत जिले की दोनों विधानसभा सीटों को जीतना है, जिसको लेकर वे अभी से तैयारी में जुट गए हैं।
प्रदेश के नेतृत्व को, माननीय प्रदेशाध्यक्ष जी को, माननीय संगठन महामंत्री जी को और प्रदेश के मुखिया श्री पुष्कर सिंह धामी जी को धन्यवाद दूंगा, जिनके द्वारा मुझे चंपावत जिले का जिलाध्यक्ष का दायित्व दिया गया है। मेरी सर्वप्रथम प्राथमिकता तो यह है क्योंकि मुझसे पहले भी पूरे सभी जितने भी जिलाध्यक्ष रहे, उनने संगठन को मजबूत करने के लिए एक से एक बढ़ के काम किए। क्योंकि मैं ये भी कहूँगा कि उनके द्वारा पूरे जिले में लगातार इससे पहले जितने चुनाव हुए होंगे, अभी हमारे इससे पहले निकाय चुनाव थे, उनमें सभी चुनाव हम जीते। लेकिन मेरा कहना ये रहेगा, जो हमारे चंपावत से लेकर हमारी दोनों विधानसभा हैं, दोनों विधानसभाओं हैं, पूरा जो तालमेल बना करके अभी सबसे पहले मैंने टीम तैयार कर ली है। मैंने टीम में भी अपना संतुलन बनाना है। उसके बाद हमारे पूरे जिले में रामपुर से लेकर यहाँ तक एक से एक अच्छा कार्य करता है। अपर सचिव निकिता खंडेलवाल ने नारसन ब्लॉक का दौरा किया, जहां उन्होंने हरचंदपुर निजामपुर गांव का निरीक्षण किया। यहां पर उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और निर्माणाधीन पानी की टंकी से होने वाली समस्याओं से अवगत कराया, जिन्हें उन्होंने जल्द ही सुधारने की बात कही। अपर सचिव ने ग्रामोत्थान परियोजना के अंतर्गत किसान महिलाओं द्वारा फूलों की खेती करने वाली समूह की महिलाओं से भी मुलाकात की। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पे आए थे कि सभी अपर सचिव जो शासन में हैं वो सबको ब्लॉक आवंटन हुए थे, और मुख्य उद्देश्य ये था कि हमारी जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं वो धरातल पे किस प्रकार से उतर रही हैं, क्या उन योजनाओं के क्रियान्वयन में कोई समस्या आ रही है, इसको जानने के लिए था। तो अभी जब मैं यहाँ पे फील्ड विजिट पे आई हूँ, तो अभी निजामपुर गांव में हम लोगों ने वहाँ पे बैठक करी, वहाँ के गाँव वासियों के साथ थोड़ा यहाँ पे ब्लॉक नारसन का क्षेत्र भ्रमण किया। तो कुछ मुख्य चीजें सामने आई हैं कि लोग कुछ स्कीम से काफी खुश भी हैं, कुछ उन्होंने बेहतरी भी प्रस्तावित करी है। पेयजल की समस्या थोड़ी सी लोगों में ज्यादा है, क्योंकि मेंटेनेंस का जो काम होता है वो ऑनगोइंग काम होता है, तो वो टाइम भी लेता है कि आज अगर कोई नल खराब हुआ है या कोई पाइपलाइन टूटी है तो उसको समय लगता है ठीक होने में। तो ये थोड़ा सा लोगों के विशेष हो रहा है। दूसरा, लोगों से जब मेरी बातचीत हुई तो क्या क्या उनको समस्याएं और किस तरीके से वो डिजिटली आप अपने आप को अडॉप्ट कर रहे हैं, उसमें भी काफी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में सिंचाई, लघु सिंचाई और ग्रामीण निर्माण विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक ली। बैठक के दौरान प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण और संवर्धन के लिए वृहद स्तर पर कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जीवन और समृद्धि का आधार जल है, इससे जल संचय और जलधाराओं के पुनर्जीवीकरण की दिशा में निरंतर प्रयास किए जाएं। मुख्यमंत्री ने सिंचाई, लघु सिंचाई विभाग और नगर निगमों को शहरी क्षेत्र में वर्षा जल संचय के लिए मिलकर कार्य करने की बात कही। उन्होंने ग्राउंड वाटर रिचार्ज पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता जताई। मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यों के लिए पुरानी परंपराओं को छोड़कर नवाचार पर विशेष ध्यान दिया जाए। बीजेपी वरिष्ठ नेता सुरेश जोशी ने देहरादून के भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता की। इस दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता सुरेश जोशी ने कहा कि सरकार के 3 साल का कार्यकाल शानदार बेमिसाल रहा है। युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में विकास तेजी से हो रहा है। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल मार्ग, पहाड़ों में एवी सेवा, इसके साथ ही हेली सेवा की बात की और इसके साथ ही तमाम कार्य हुए। साथ ही उन्होंने कहा कि अवैध तरीके से गलत कार्यों को किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है, जो कि धामी सरकार का संकल्प है। हर सेक्टर में आज तेजी से विकास हो रहा है। तीन वर्षों में एक युवा मुख्यमंत्री ने युवा सोच और एक स्ट्रॉन्ग विल पावर से जो धामी जी ने 3 वर्षों में काम किए हैं, उसको उत्तराखंड के लिए मैं ये कह सकता हूं कि एक मील का पत्थर साबित होगा। हमने जो हमारा उत्तराखंड सबसे प्यारा, सबसे न्यारा उत्तराखंड है, उस उत्तराखंड में जो देवभूमि के नाम से जाना जाता है, देवभूमि के स्वरूप को बरकरार रखने के लिए जो सारे काम करने चाहिए थे, चाहे हमारा जो यहाँ का अध्यात्म है, हमारे ऋषि मुनियों की जो ये तपस्थली है, उसको अधिक से अधिक लोग यहाँ पर कैसे आएं, कैसे उत्तराखंड को समझें,
उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने जहां एक और रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी और रेलवे कनेक्टिविटी भारत सरकार के साथ मिलकर के उस पर एक बड़ा प्रयास किया है, उसके साथ साथ ही एक नई टेक्निक से रोपवे, अभी जो केदारनाथ जी का, हेमकुंड साहिब का, मसूरी का, पुण्यागिरी का, यमुनोत्री का, ये तमाम जो रोपवे बन रहे हैं, ये भी उत्तराखंड के पर्यटन की दृष्टि से एक मील का पत्थर साबित होंगे। 23 मार्च को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार के कार्यकाल को 3 वर्ष पूरा हो जाएगा। इन 3 वर्षों के कार्यकाल में सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने और इन उपलब्धियों को उत्सव के रूप में मनाने के लिए सरकार 23 मार्च को जनसेवा थीम के रूप में मना रही है। थराली विधानसभा में जनसेवा थीम के रूप में इस कार्यक्रम को कुलसारी में आयोजित होना है। कार्यक्रम की तैयारी को लेकर भाजपा विधायक भूपाल राम टमटा ने विकासखंड सभागार थराली में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्यक्रम को सफल बनाने, विभागवार सरकार द्वारा जारी जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने, लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने, कार्यक्रम में चिकित्सा शिविर, आधार कार्ड शिविर और विभागवार स्टॉलों के माध्यम से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम जन तक पहुंचाने पर विस्तृत चर्चा की। राज्य सरकार के 3 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं 23 मार्च को। इसमें जन सेवा थीम पर हर विधानसभा स्तर पर पूरे उत्तराखंड पे एक कार्यक्रम आयोजित किया जाना है, जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार के इन 3 वर्षों में किए गए महत्वपूर्ण निर्णय और कार्य और योजनाओं का विवरण प्रस्तुत किया जाना है। और इसके अलावा इसमें बहुउद्देशीय शिविर, चिकित्सा शिविर और विभिन्न विभागों के जो स्टॉल्स इत्यादि भी लगाए जाएंगे, ताकि आम जनता की शिकायतों का भी निराकरण हो सके। हल्द्वानी के गोलापार क्षेत्र में सड़क निर्माण को लेकर पिछले 8 महीनों से ग्रामीण परेशान हैं। ग्रामीणों की मांग को प्रशासन बार बार नजरअंदाज कर रहा है, तो प्रशासन की बेरुखी से परेशान होकर ग्रामीणों ने भूख हड़ताल पर बैठने का फैसला लिया है। ग्रामीणों का कहना था कि जब तक सड़क का निर्माण कार्य शुरू नहीं होगा तब तक वे पीछे नहीं हटेंगे। गोलापार के ग्रामीणों का कहना है कि बारिश के मौसम में ये इलाका शहर से पूरी तरह कट जाता है, कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है। बीते महीनों में एक महापंचायत भी आयोजित की गई, जिसके बाद प्रशासन ने 15 मार्च से सड़क निर्माण कार्य शुरू करने का आश्वासन दिया था, लेकिन 15 मार्च बीत जाने के बाद भी कोई काम शुरू नहीं हुआ, तो ग्रामीणों ने भूख हड़ताल का रास्ता अपनाने का फैसला किया। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया। तहसीलदार सचिन कुमार मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि सड़क निर्माण कार्य आज से ही शुरू कर दिया जाएगा। प्रशासन के इस आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने भूख हड़ताल समाप्त की है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रशासन अपने इस वादे पर खरा उतरेगा या फिर यह भी सिर्फ एक और आश्वासन ही साबित होगा। अकेला थोड़ी है, आप हल्द्वानी को गोल घेरे में पूरा देखो तो सही कि वैकल्पिक रास्ते की, तो मैं जब मेरा चुनाव था मैं तो तब भी बोलता था वैकल्पिक रास्ता अगर नहीं बनेगा तो यही रहेगी हालत। कोई कहीं से टूट रहा है, कोई कहीं से टूट रहा है, पूरा शहर अर्थव्यवस्था वहां देखो काठगोदाम। एक पुल ने पूरा ऐसा जाम लगाया, जब तक वैकल्पिक रास्ता नहीं बनेंगे, जब तक ये रास्ते नहीं मजबूत तरीके से इनका कोई, जब तक इनका वर्गीकरण नहीं होगा, इस पूरे हल्द्वानी को बहुत बड़ी जरूरत है। इसको दोबारा रिक्रिएट, इसको दोबारा इसका होना चाहिए एक तरह से पुनर्निरीक्षण कि किस तरह से कहाँ सड़क बने, कहाँ इसका बाईपास बने। अधिकारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए, इनका काम धौसियाना नहीं, सिर्फ कर्तव्य भी है इनके, उसी के नजारा है कि ये हो रहा है, देख लो। पिछली बरसात के दौरान गोला नदी में ज्यादा जल बहाव आने से ये रोड क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसके निर्माण कार्य की मांग को लेकर गोलापार के कुछ लोग, ग्रामीण लोग यहाँ पर हड़ताल पर बैठे हुए थे और उनकी मांग थी कि यहाँ काम जल्दी से जल्दी सुचारू करा दिया जाए। हल्द्वानी के काठ गोदाम स्थित कलसिया वैली ब्रिज पर मरम्मत कार्य के चलते भारी जाम लग रहा है, जिससे स्थानीय लोगों और पर्यटकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को लेकर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने पुल का निरीक्षण किया और राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारी को निर्देश दिया कि 24 घंटे काम कर रविवार तक यातायात बहाल किया जाए। निरीक्षण के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग के अधीक्षण अभियंता अनिल कुमार ने बताया कि ब्रिज के कई नट और क्रैश बैरियर गायब हो गए हैं, जिससे ये पुल आज सुरक्षित हो गया है। हालांकि उन्होंने भरोसा दिया है कि रविवार की रात तक मरम्मत कार्य पूरा कर लिया जाएगा। NH डिवीजन है बेसिकली PWD की, उन्होंने ये ब्रिज यहाँ पे 2022 में बनाया था, बेली ब्रिज था, और इसमें जो नए पुल है उसका टेंडर भी हुआ था, लेकिन उसमें कॉस्ट का कोई इशू था, वो काम नहीं हो पाया। वर्तमान में ये जो हमारा
रोड का जो एक्सपेंशन होना है उसमें ये स्वीकृत है, उसके तहत ये बनेगा। लेकिन जो बेली ब्रिज फिलहाल चल रहा है इसमें दो शिकायतें आई। एक तो ये शिकायत आई कि इसमें कुछ नट बोल्ट्स जो डिपार्टमेंट का कहना है चोरी हुए हैं ओवर द पीरियड, जिससे ये हल्का फुल्का इसमें रिपेयर्स का इशू था। पहली बात तो ये कहा गया है कि ये सबसे पहले मुकदमा दर्ज किया जाए इसमें, और जिन्होंने भी ये काम किया है उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। योग गुरु बाबा रामदेव केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय श्रीनगर के वर्ल्ड रिकॉर्ड कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हर की पैड़ी पहुंचे, जहां वे मां गंगा को देख अपने आप को रोक नहीं पाए और उन्होंने कार्यक्रम के बीच मां गंगा में स्नान किया। साथ ही उन्होंने गंगा की धार को तैरकर पार भी किया और मालवीय द्वीप से गंगा में तैरकर हर की पौड़ी तक पहुंचे और गंगा स्नान किया। योग गुरु बाबा रामदेव जब मंच से उतरे तब उन्होंने मां गंगा के तट पर पहुंचकर पहले शिवलिंग को हाथ में लेकर मां गंगा में स्नान कराया। योग गुरु बाबा रामदेव ने गंगा में तैरता देख सभी श्रद्धालु आश्चर्यचकित हो गए। आज सैकड़ों गुरुकुलों और विश्वविद्यालयों के विद्वान विदुषियां यहाँ 1000 से अधिक संख्या में आए हैं और 3 से लेकर के 30 शास्त्र कंठस्थ करके आज सामूहिक पाठ किया है और सनातन के जो शाश्वत ग्रंथ हैं उनका उद्घोष, उनका शंखनाद यहाँ पर किया है कि हमें सनातन धर्म को युग धर्म के रूप में प्रतिष्ठापित करना है। पूर्व विधायक चैंपियन की जेल से रिहाई के दौरान समर्थकों ने हूटर बजाए थे। वहीं इस घटना को लेकर एसएसपी ने जांच के आदेश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि जांच में ये मामला सही पाया जाता है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी हैं कुंवर प्रणव सिंह, उनकी माननीय न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में उनकी जो है रिहाई जिला अस्पताल से हुई है। इसमें जो वीडियो आप जिसकी आप बात कर रहे हैं वो संज्ञान में आया है। इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सीओसिटी को जांच दी गई है। यदि इस पर कहीं हूटर आदि का कोई प्रकाश पाता तो उसके बाद जांच उपरांत जो है जो भी जांच होगा उस पर। खबर उत्तरकाशी से है, जहां मां गंगा के शीतकालीन प्रवास और विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हरसिल में शराब का ठेका खुल गया। गंगोत्री धाम के तीर्थ पुरोहितों ने के साथ ही सभी 8 गांव के लोगों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर विरोध जताया। ग्रामीणों का कहना है कि कुछ ही दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आए थे और उन्होंने इसे आध्यात्मिक ज्ञान का भंडार बताया था। से यही कहना चाहूंगा कि हम लोगों ने तो शिक्षा मांगी थी और शिक्षा के नाम पे जो है युवाओं को बोतल पकड़ा दी। ये तो बहुत बड़ा घोर अनर्थ हो रहा है उत्तराखंड में, जबकि उत्तराखंड में पूरे उत्तराखंड में पूरी प्रतिबंध होना चाहिए था। और देखो आज ये हमको ये देखने को मिल रहा है कि गंगोत्री क्षेत्र हरसिल में जो है दारू का ठेका कर रहे हैं। वाह, क्या बात बोले सरकार को। बहुत बहुत धन्य है ये सरकार जो ऐसे काम कर रही है। पूरे टकनौर क्षेत्र ने माननीय मुख्यमंत्री जी से जो है केंद्रीय विद्यालय मांगा था, शिक्षा मांगी थी और माननीय मुख्यमंत्री जी जो है वहाँ दारू का ठेका खोल दिया। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हम लोगों का। और हम लोग उत्तराखंड में अवैध मदरसों के खिलाफ लगातार धामी सरकार की कार्रवाई जारी है। उत्तराखंड में अभी तक 110 मदरसों को सील किया जा चुका है, जो कि बिना अनुमति के संचालित किए जा रहे थे, जिसको लेकर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि अवैध मदरसों के खिलाफ उत्तराखंड में कार्रवाई की जा रही है, न कि वैध मदरसों के खिलाफ नहीं हो रही है। और ये कोशिश की समाज को मुख्य धारा को जोड़ने की किसी को इसमें डरने की जरूरत नहीं है। अवैध मदरसों के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है तो वैध मदरसों के खिलाफ तो नहीं की जा रही। वैध मदरसे तो चल रहे हैं। अगर किसी को टारगेट करके कार्रवाई की जाती तो वैध मदरसों पे भी की जाती ना। अब जो मदरसे अवैध हैं, जिनकी मान्यता नहीं है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, जिन्होंने अपनी पैरामीटर्स को फॉलो नहीं किया, जो एक कमरे में 25-25 बच्चों को भर के उनको जो उनकी बेसिक नीड्स है उन्हें पूरा नहीं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।